ये जो आरटीपी का सेकंड वाला क्लास, एक क्लास में मैंने 10 सम कवर किए थे नई वाली आरटीपी का जो सितंबर 2026 वाली है, सीए इंटर वाली। अब उसका बैलेंस पोर्शन मैं आपको अभी आज की क्लास में कंप्लीट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 AS 5 पर है। कहता है कि द कंपनी फाइंड्स दैट स्टॉक शीट्स ऑफ 31/3/2025 did not include 2 pages containing details of inventory worth 20 लाख। माने 20 लाख लास्ट ईयर का इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है। लास्ट ईयर का इन्वेंट्री 20 लाख से अंडरस्टेटेड है, कमती लिखा गया है। स्टेट हाउ विल यू डील दिस मैटर इन द अकाउंट्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 विथ रेफरेंस टू AS 5। करेंट ईयर में जब 25-26 आया तो हमें पता चला कि लास्ट ईयर इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड है, अंडर वैल्यूड है बोल दो। तो करेंट ईयर में हम उसको कैसे डील करेंगे? नंबर 1, आप उसको प्रायर पीरियड आइटम मानेंगे सबसे पहला बात, क्योंकि दिस हैज अराइजन या दिस आइटम हैज अराइजन बिकॉज ऑफ एन एरर कमिटेड इन द प्रीसीडिंग ईयर। 2, आप करेंट ईयर के फिनेंशियल स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करके ठीक करेंगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा करके लिखेंगे। जब करेंट ईयर का P&L बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक 20 लाख से बढ़ा करके लिखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, जब प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड लिखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है, लास्ट ईयर का स्टॉक अंडरस्टेटेड है, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो भी गिरा हुआ है। तो जो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर गिरा हुआ तो प्रॉफिट जो कैरी फॉरवर्ड किए थे आपको गिरा हुआ था, उसको आपको रेक्टिफाई करके बढ़ा करके लिखना है। तो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड को बढ़ा करके लिखना है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ाना और प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड बढ़ाना है। अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड बढ़ा देंगे और ओपनिंग स्टॉक बढ़ा देंगे। ब्रॉट फॉरवर्ड इज ए क्रेडिट आइटम और ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट आइटम होता है, तो दोनों तो नेट में नलीफाई हो जाएगा। हाँ, तो 2 साल में नलीफाई होना भी चाहिए। 1 साल का प्रॉफिट अगर आप कुछ भी इसको ठीक भी नहीं करते तो 1 साल का प्रॉफिट अंडरस्टेटेड और दूसरे साल का प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, तो अल्टीमेटली 2 साल का मिला दोगे तो नील 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 हो जाएगा। डिड यू गेट द पॉइंट? आगे इंस्टीट्यूट इसका क्या आंसर देता है, आओ देखते हैं। एज पर पैरा 16, omission is a prior period item. Error is a prior period item. They are normally included in the determination of the profit and loss account of the current period. Accordingly, ये देखो 20 लाख must be added to the opening stock. ठीक है। हालांकि एक पैराग्राफ और लिखना कि प्रायर पीरियड आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड इन सच ए मैनर दैट इट्स इंपैक्ट कैन बी परसीव्ड। सर उन्होंने प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड वाला बात क्यों नहीं लिखा? वो नहीं लिखा, लेकिन वो भी ठीक करना पड़ेगा। खाली आपको ओपनिंग स्टॉक बढ़ा देने से, अगर आप ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट को बढ़ा दोगे और प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड को ठीक नहीं करोगे तो करेंट ईयर का प्रॉफिट बुरी तरह से गिर जाएगा। पिछला बार का प्रॉफिट गिरा हुआ था, करेंट ईयर का प्रॉफिट को बढ़ेगा, तब जाकर के दोनों नेट पे ठीक होगा। तो आपको प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड को पहले ठीक करना है और फिर ओपनिंग स्टॉक जो लिखते हो डेबिट साइड में उसको ठीक करना है। वो लिखा नहीं है बट वो लिख देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्व नंबर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ोगे। कंपनी है अंडरटेकन ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट रेलवे ओवरब्रिज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 years टाइम। फिनेंशियल डेटा दिया हुआ है, रेवेन्यू अग्रीड अपॉन 750, वेरिएशन सेकेंड ईयर में 50 अग्री हुआ है। तो सेकेंड ईयर से आप लोगों को रेवेन्यू 800 लेना है।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट क्यूमुलेटिवली दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट येट टू बी कंप्लीटेड दिया हुआ है, मटीरियल एट साइट टू बी यूज्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अबव। ये 65 का फिगर इस 240 में इंक्लूड कर दिया गया है, जबकि इस 460 में इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज मटीरियल एट साइट इज स्टॉक। वो आप एक्सपेंस फॉर द ईयर में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो स्टॉक है, वो अगले साल कंज्यूम होगा तो अगले साल के एक्सपेंस में उसको इंक्लूड करना पड़ता है। ये काम फर्स्ट ईयर में भी हुआ है और सेकेंड ईयर में भी हुआ है। तो सर ठीक कैसे करेंगे? 240 को 65 से लेस कर दो तो 240 विल बिकम 175। मैं फर्स्ट ईयर का अभी लिख रहा हूं। एंड 460 को 65 से ऐड कर दो, दैट विल बिकम 525। सर सेकेंड ईयर में भी सेम लफड़ा है। 520 को कर दो 420 और 180 को कर दो 280। आगे लिखता है सर्टेन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का सम है 7 का। तो सर कैसे होगा? फर्स्ट ईयर आपका टोटल इनकम 750 है टोटल। अब कितना परसेंट वर्क डन हुआ है निकाल लेते हैं। 175 और 525, टोटल कॉस्ट है 700। तो 175 कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट, तो 175 डिवाइडेड बाई 700, 25% वर्क डन हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो आपको 750 का 25% पीएल में लिखना है इनकम, दैट इज 187.5। याद तो होगा इस तरह का कैलकुलेशन कि पहले परसेंटेज वर्क डन निकाल लो कॉस्ट कंपैरिजन करके, ये रहा 25%, फिर रेवेन्यू का परसेंटेज मल्टीप्लाई करके इनकम निकाल लो करेंट ईयर का। तो ये देखो कैलकुलेशन सारा 187.5 इज द रेवेन्यू, 175 इज द एक्सपेंस, ये रहा 175 जो मैंने निकाला था, एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट 12.5। सेकेंड ईयर का बात अभी करेंगे 2 मिनट के बाद। तो ये फर्स्ट ईयर का P&L है, ये रहा यहाँ पे फाइनल P&L बनाया, ये तो वर्किंग टाइप का बनाया अप टू द रिपोर्टिंग डेट करके, ये अपना P&L है। सो इट्स फाइन, आप एकदम एग्जैक्टली दे हैव डन द सेम। अब वो 25% का वर्किंग कहाँ पे है सोल्यूशन शीट में, वो हम देखना चाहते हैं। ये रहा शायद 25% का वर्किंग, ये रहा 25% का वर्किंग, 175 डिवाइडेड बाई 700, ये रहा 175, टोटल 700 ये रहा। इन्होंने 700 निकालते वक्त 240 और 460 ही लिया है, इनको ऐसा नहीं लेना चाहिए, इनको लेना चाहिए 175 और 525, बट ठीक है टोटल में फर्क नहीं पड़ता बोल के इन्होंने ऐसा लिया है। शायद इन्होंने लिखा भी है कि वैसा लेने से भी चलेगा, मैं बाद में देखता हूं, पहले सम सॉल्व करा देता हूं। सो फर्स्ट ईयर का कंपटीशन इज ओवर। हम लोग से रेवेन्यू मांगा था और प्रॉफिट मांगा था और क्या मांगा था, 1 मिनट रुको, रेवेन्यू मांगा था 187.5, एक्सपेंस मांगा था 175, प्रॉफिट मांगा था 12.5। तो फर्स्ट ईयर तो हो गया। नाउ लेट अस टॉक सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में 420 है और 280 है, 4 2 6 और 1 7, 700 ही है। तो 420 डिवाइडेड बाई 700, मैं यहां पे लिखता हूं 420, 280 एंड द टोटल इज 700। तो 420 बाई 700 कितना परसेंट कंप्लीट हुआ रे? 420 डिवाइडेड बाई 700 इज 60% कंप्लीट। अच्छा, अब आपका रेवेन्यू भी 800 हो गया, वेरिएशन अलाउ हो गया ना, तो आप 800 का 60% रेवेन्यू लिखोगे, ये 2 साल का है क्यूमुलेटिव, माइनस 187.5 कर दोगे तो आपका सेकेंड ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। तो 800 इंटू 60% माइनस 187.5 इज 292.5। तो हम लोग देखेंगे अभी ICAI के सॉल्यूशन में 292.5 अपना इनकम होना चाहिए, और एक्सपेंस हम लोगों का होगा 420, मेरा 2 साल का है, और पिछला साल का 175 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 420 माइनस 175 दैट इज 245। तो 245 विल बिकम माई एक्सपेंस। तो हाउ मच इज माई प्रॉफिट? 292.5 माइनस 245,
47.5 is my profit. Let me see the answer of the ICAI, whether the data are same or not. सेकेंड ईयर का डेटा देखना है मुझे. ये रहा सेकेंड, नहीं, सेकेंड ईयर का परसेंटेज वर्क डन 60% राइट है. पीएल कहाँ पे सेकेंड ईयर का? यहाँ पे है क्या? 292.5 और 245 होना चाहिए. ये रहा 292.5 और 245, फाइनल इज 47.5. माइनस करने का काम वो टेबल बना के किया, हम लोग नीचे में लिख लिख के कर देंगे जैसा मैंने किया था. एंड थर्ड ईयर में बाकी पूरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा. तो थर्ड ईयर में हमको रेवेन्यू जो बुक करना पड़ेगा वो टोटल 800 ही था, माइनस 187.5 फर्स्ट ईयर का और माइनस 292.5 थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का. ये फर्स्ट ईयर में लिख लिए, सेकेंड ईयर में लिख लिए. तो 800 माइनस 187.5 माइनस 292.5, तो 320 हम इनकम लिखेंगे. और एक्सपेंस कितना हुआ है रे? एक्सपेंस एग्जैक्टली 700 ही हुआ है. 700 में हम कितना बुक कर चुके हैं? 700 में हम 420 बुक कर चुके हैं. मतलब ढंग से बोलो तो 175 और 245, हाँ 420 बुक कर चुके हैं. तो 700 में अगर 420 में माइनस कर देता हूं, 280 मेरे एक्सपेंस में आएगा, तो 40 मेरे प्रॉफिट में आएगा. ये रहा देखो 320, 280, 40. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का ये नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन था. इस तरह के क्वेश्चन क्लास वर्क में, होमवर्क में हम लोगों ने बनाए हैं. आरटीपी में भी एक सिमिलर टाइप का सम है आपके रिवीजन करने के लिए. सो वी फिनिश्ड इट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का. वो लिखता है, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे. ए न्यूली सेटअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सब एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. कंपनी इंटेंड्स टू कैपिटलाइज दीज एक्सपेंसेस. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा तो कैपिटलाइज कर देना. कंस्ट्रक्शन पीरियड में असेट बनाने के लिए अगर आपने खर्चा किया है, if they are incurred to bring the asset to the location and condition necessary to operate in the manner as intended by the management वाला कंडीशन को फुलफिल करता है कोई भी खर्चा, तो कैपिटलाइज कर देना. Is the company justified? Foreign tour expenses of director for purchasing plant and machinery. Yes. परचेज करने के लिए खर्चा किया गया है. टेक्निकल स्टाफ सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. यस. नॉन टेक्निकल स्टाफ सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. मैं यस भी नहीं बोलूंगा, मैं नो भी नहीं बोलूंगा. बिकॉज नॉन टेक्निकल स्टाफ हो या टेक्निकल स्टाफ हो, अगर इंस्टॉलेशन में काम किया है तो कैपिटलाइज होना चाहिए. तो सर फिर अलग से नॉन टेक्निकल क्यों लिखता है? इंस्टीट्यूट का आंसर देखेंगे, हम आपको बता देंगे. मेरी नजर में यह कैपिटलाइज हो सकता है आराम से. एंड लास्ट, अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस सच एज स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीफोन, लोकल कन्वेंस, नो, यू कांट कैपिटलाइज इट. तो पहला वाला यस, दूसरा वाला यस, तीसरा वाला नो, चौथा वाला नो, तीसरा वाला डिबेटेबल. इंस्टीट्यूट ने बोला फॉरेन टूर एक्सपेंस कैपिटलाइज, टेक्निकल स्टाफ सैलरी कैपिटलाइज, एडमिन एंड अदर एक्सपेंस P&L, सैलरी ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ को उन्होंने P&L बोल दिया. एज इफ ये मान ले, आप भी ऐसे मान लेना, क्योंकि जबरदस्ती बहस तो कर नहीं सकते, ये मान लेना कि दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द असेट. उन्होंने लिखा देखो डेफिनेशन, एज पर AS 10, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल टू बी ऑपरेटेड इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट. जो मैंने आपको बोलते क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बोला था. अदर कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है वो PL में चला जाएगा. तो पहले वो पैराग्राफ लिख दिया AS वाला, फिर कौन PL में कौन कैपिटलाइज होगा उन्होंने बता दिया. तो नॉन टेक्निकल स्टाफ अज्यूमिंग कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है P&L में, आप भी एग्जाम में डाल के आ जाना, बट ये डिबेटेबल टॉपिक है. आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है ABC लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई द इन्वेस्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ AS 13, डिसाइड एंड स्टेट ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर.
करेंट इन्वेस्टमेंट परचेस्ड फॉर 20 lakhs टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। करेंट को जब लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई करते हो तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर इज द ट्रांसफर अमाउंट। तो कॉस्ट है 20 लाख, आज के दिन का मार्केट प्राइस पता करो, मार्केट प्राइस है 25 लाख, तो विच एवर इज लोअर मतलब 20 लाख इज द ट्रांसफर अमाउंट। सोल्यूशन ढूंढो, ये रहा 20 लाख इज द ट्रांसफर अमाउंट। अगला क्वेश्चन, another portion of current investment purchased for 15 lakh to be reclassified as long term, market value is 6.5, तो whichever is lower, same question है, 6.5 is the transfer amount, ये रहा 6.5 is the transfer amount, और फिर बोलता है इतना लॉस पीएल में लिखना पड़ेगा। अगर आप कैरिंग अमाउंट बदलोगे तो लॉस पीएल में लिखना ही पड़ेगा, उन्होंने खाली ट्रांसफर अमाउंट बोला था तो 6.5 is the transfer amount। लास्ट क्वेश्चन, सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसीडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पजेस, तो इसका रूल है कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। तो लिखता ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख रुपया एंड दे आर रिटन डाउन टू 12 लाख, दैट मीन्स कैरिंग अमाउंट इज 12 लाख। रिटन डाउन माने बैलेंस शीट में वैल्यू है ये वाला, तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर 12 लाख इज दी ट्रांसफर अमाउंट। ये रहा आंसर, द रिक्लासिफिकेशन ट्रांसफर अमाउंट इज 12 लाख रुपया। तो रूल लिखो, रूल लिखने के बाद आंसर लिख दो, हेंस द ट्रांसफर अमाउंट इज, आप बोलना द लॉन्ग टर्म इज when the long term investment is reclassified as current investment, the transfer amount is cost or carrying amount whichever is lower, cost 18, carrying amount 12, transfer amount 12, बस ऐसे लिखना और क्या। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सेगमेंट रिपोर्टिंग का। क्वेश्चन की प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नहीं बताया कि करना क्या है। बोला फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मोनीस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, डिटेल फूड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, हेल्थ एंड साइंटिफिक, अदर्स और टोटल करके दिया और क्वेश्चन खत्म कर दिया। करना क्या है नहीं बताया। तो सर सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है? सॉल्यूशन में किया हुआ है कि आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। तो जो आप सेल्स क्राइटेरिया, प्रॉफिट क्राइटेरिया, असेट क्राइटेरिया पढ़ते थे ना, और 75% क्राइटेरिया, उसके हिसाब से कौन कौन इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट है वो आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर लेना अपने मन मन में कि आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स फॉर प्राइमरी रिपोर्टिंग पर्पसेस। ये एरर है इस क्वेश्चन का, मैंने एरर ठीक कर दिया। अब सॉल्यूशन देखते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू क्राइटेरिया देखते हैं। तो ये रहा सेल्स का फिगर, सेल्स इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट सेल 10,000, 1240, 690, 364, 12,294। फिर एक्सपेंस दिया हुआ है, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, एसेट दिया हुआ है, जनरल कॉर्पोरेट एसेट, इंटर सेगमेंट सेल दिया हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूडेड इन इंटर सेगमेंट सेल लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले सेल्स क्राइटेरिया या रेवेन्यू क्राइटेरिया से सेगमेंट पता करेंगे। तो रेवेन्यू क्राइटेरिया जब देखते हैं तो एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, दोनों सेल लिया जाता है। तो यहां पे दोनों सेल है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिलाया हुआ है इस फिगर सब में। देखो एक बार मैं इरेज कर देता हूं। ये जो फिगर सब है ना, इसमें दोनों मिलाया हुआ है, 10,000, 1240, देखिए इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट लिखा हुआ है। तो यही वाला फिगर हमें लेना है। तो आप पहले 12,294 का 10% निकाल लो, विच इज 1229। अब इससे जो भी इक्वल टू या मोर है वो सेगमेंट रिपोर्टेबल है। तो ओनली नहीं, 2 सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल, वन इज फूड प्रोडक्ट एंड अनदर इज प्लास्टिक एंड पैकेजिंग। 1229 से ज्यादा है ना 2 का। तो आइए आंसर देखते हैं इनका सेल्स क्राइटेरिया कैसे इन्होंने वर्कआउट किया है। ये रहा 1229, ये रहा 10,000 और 1240। तो ये दिया हुआ ही था, सजाने का ऐसा कोई जरूरत नहीं था, बट ठीक है इन्होंने अरेंज किया है। बट आंसर कहां है? अच्छा, ऐसे करके लिखा है, क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, रेवेन्यू
रेवेन्यू। हाँ, तो हम लोग भी तो बोले थे रेवेन्यू बेसिस पे पहला दोनों सेगमेंट रिपोर्टेबल, ऐसे टेबल टाइप का बना करके दे दिया। आप ऐसे लिखोगे टोटल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेल 12294, 10% 1229 एंड रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आर फूड प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक एंड पैकेजिंग। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस को लेते हैं, रिजल्ट्स को लेते हैं। तो रिजल्ट्स कहां निकाला हुआ है? अच्छा, ये रहा सेगमेंट रेवेन्यू, ये रहा सेगमेंट एक्सपेंसेस। हाँ, तो यहां से आपको सेगमेंट प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। हाँ, यहीं से निकालना पड़ेगा आपको, इसी फिगर से निकालना पड़ेगा। इंटर सेगमेंट हटाने की जरूरत नहीं है सेगमेंटल प्रॉफिट लॉस में। तो आइए इंस्टीट्यूट ने कहां पे निकाला देख लेते हैं। 10,000 माइनस 7170 चाहिए मेरे को। मैं यहां पे निकाल लेता हूं, फिर आईसीआई का सॉल्यूशन देख लेंगे। इसका आया 2830, थोड़ा नीचे लिखता हूं। 2830 आया फर्स्ट वाले का। क्या नाम है फर्स्ट वाले का? मोनीश नहीं, फर्स्ट वाले का नाम है फूड, मोनीश तो कंपनी का नाम है। फूड प्रोडक्ट्स डिवीजन, प्लास्टिक एंड पैकेजिंग, हेल्थ एंड साइंटिफिक और अदर्स। तो इसका 2830 आया। दूसरे वाले का आएगा 440, तीसरे वाले का आएगा 690 माइनस 400 नहीं 444 246 और लास्ट वाले का आएगा 160 नहीं लॉस है इसमें माइनस 36। एक मिनट, आईसीआई का आंसर देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, देखो माइनस 36। और प्रॉफिट वाला कहाँ है बच्चों? प्रॉफिट वाला यहीं पे देखो तो मैच करता है क्या अपना? 2830 परफेक्ट। 440 है, हाँ 440, 246 और लॉस वाले का है माइनस 36। तो अपने को प्रॉफिट वाले का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। 2830 प्लस 440 प्लस 246, यह आया 3516। ऑल प्रॉफिट का प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट का प्रॉफिट और लॉस मेकिंग सेगमेंट का लॉस है 36। विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा 3516। इसका 10% निकालना पड़ेगा तो 351.6, हम एक बार 352 ले लेते हैं। तो किसका किसका प्रॉफिट या लॉस का फिगर 352 से ज्यादा है? पहला वाला फूड प्रोडक्ट का और दूसरा वाला हेल्थ एंड साइंटिफिक का। तो रिजल्ट बेस पे भी पहला दोनों सेगमेंट रिपोर्टेबल है। आओ आईसीआई का आंसर देखते हैं। ये देखो उन्होंने लिखा 3516 वाला कहानी, 352 वाला। प्रेजेंटेशन इनका थोड़ा अलग स्टाइल का है। रिजल्ट बेसिस पे पहला और दूसरा सेगमेंट रिपोर्टेबल है। अब तीसरा बचा असेट्स। तो असेट्स का डिटेल यहां पर है, मैं मिटा देता हूं एक बार इसको। ये रहा असेट्स का डिटेल। यहां कहां गया असेट्स का डिटेल बच्चों? ये रहा असेट्स का डिटेल। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से इरेज कर देते हैं। ये रहे सारे असेट्स का डिटेल। 15096, 4000, 1400, 1364 और 21860। बस यही लेना है, कॉर्पोरेट असेट नहीं लेना है। तो 21860 का आप 10% निकाल लो। 2186 आया। 2186 में पहला वाला भी क्वालिफाई करता है, दूसरा वाला भी क्वालिफाई करता है, बाकी दोनों क्वालिफाई नहीं करता है। तो बेस्ड ऑन रिजल्ट क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन एसेट क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बेस्ड ऑन रेवेन्यू क्राइटेरिया, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल इन नेचर। फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि आईसीआई के आंसर में भी क्लियर कट लिखा हुआ है, यहां पे बोर्ड पे देख सकते हो। रेवेन्यू बेसिस पे फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रॉफिट बेसिस पे फर्स्ट एंड सेकेंड, एसेट बेसिस पे फर्स्ट एंड सेकेंड। बट अब बचता है कि सर लास्ट ईयर और करेंट ईयर का एक तो कहानी था ना, जो लास्ट ईयर में रिपोर्टेबल रहेगा वो करेंट ईयर में ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करके रिपोर्टेबल बना है। तो इस क्वेश्चन में वैसा कोई डिटेल नहीं है। सर एक मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन वाला भी था, इस क्वेश्चन में वो डिटेल भी नहीं है। तो सर अब बचा 75%। बट आपने बोला था 75% चेकिंग करते समय सिर्फ एक्सटर्नल सेल देखा जाता है। तो आओ हर सेगमेंट का पहले एक्सटर्नल सेल निकाल लेते हैं। मैं एक बार इसको अच्छे से मिटा देता हूं
जस्ट बिकॉज एक्सटर्नल सेल मेरे सामने आ जाए। ये जो 10,000 का फिगर है ना बच्चों, ये इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के है, देखो इंक्लूडिंग इंटरनल सेल, और इंटरनल सेल यहां पर है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा फॉर 75% क्राइटेरिया चेकिंग। तो 10,000 से मैं 120 माइनस कर दिया तो मेरा फिगर आया 9880। ये पहला सेगमेंट का एक्सटर्नल सेल आया। दूसरा सेगमेंट में 1240 है ना, तो 1240 से मैंने माइनस किया 168, तो मेरा आंसर आया 1072। तीसरे में मैंने माइनस किया 690 से 36, तो मेरा आंसर आया 654। फोर्थ में मैंने 364 से 10 माइनस किया, तो मेरा आंसर आया 354। मेरे को एक बार क्रॉस चेक करने दो। 354 ओके है, 654 ओके है, 1072 ओके है, हाँ परफेक्ट है। अब इन चारों को ऐड कर लो और उसका 75% निकाल लो, और ये दोनों रिपोर्टेबल बनाए, इसका ऐड कर लो, देखो 75% मीट होता है कि नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूं। इन चारों का टोटल 9880 प्लस 1072 प्लस 654 प्लस 354 आया 11960। एक्सटर्नल सेल टोटल, इसका 75% निकाल लो, इंटू 75% आया 8970। तो अगर इन दोनों सेगमेंट का जो रिपोर्टेबल है फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, इसका टोटल अगर 8970 को क्रॉस कर जाता है, जो कि कर गया, पहला का ही कर दिया, 9880 प्लस 1072 मिला दें तो 10952 आता है। तो कहानी बनी कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है दो ठो, उसका एक्सटर्नल सेल टोटल कंपनी की एक्सटर्नल सेल का 75% से अगर ज्यादा हो जाता है, इक्वल टू भी हो जाता है, तो और एडिशनल सेगमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब आईसीआई का आंसर देखते हैं क्या बोलता है उन्होंने। बोलो, ये चेक किया उन्होंने 75%, टोटल एक्सटर्नल सेल निकाला, उनका 10952 आया, मेरा तो 10952 नहीं आया था एक्सटर्नल सेल। अच्छा हाँ, 10952 आया था ना, ये रहा 10952, हाँ रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक्सटर्नल सेल, ठीक है। और टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू उन्होंने 12294 लिया, जो हमको ठीक नहीं लगता है, बिकॉज वो आपको एक्सटर्नल वाला लेना पड़ेगा, और वो मैंने लिया है 11960। ये लोग ले लिया 12294, जिसमें इंटर सेगमेंट सेल भी इंक्लूड है। हमने लिया 11960, जो ज्यादा लॉजिक, ज्यादा क्या, जो कि करेक्ट है। तो ये रॉन्ग है, आपको 11960 लेना चाहिए था। मैं उसको ठीक कर देता हूं, दिस शुड बी 11960, और उसका आप अगर परसेंटेज निकाल लोगे तो बहुत ज्यादा, 75% से बहुत ज्यादा आएगा। रफली 92% आएगा। So the 75% principle is satisfied and no other segments need to be reported. So only two segments, first and the second one, are reportable in nature. एक छोटा सा एरर इसमें इंस्टीट्यूट ने कर रखा था यहां पर, वो मैंने ठीक कर दिया, और ये आंसर आएगा 91.57%। ये लोग परसेंटेज से निकाला, मैं अमाउंट से निकाल के आपको बताया। Now comes the next question. Related party disclosure, 16 नंबर क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब समझ में आ रहा ना बच्चों? रिवीजन हो रहा अच्छे से? गुड। आइए। ए लिमिटेड हैज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, बढ़िया, विच सेंट्रलाइजेस द पब्लिक रिलेशन फंक्शन फॉर द होल ग्रुप ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी। गुड। नो चार्जेस आर हाउ एवर लेवीड बाई ए लिमिटेड ऑन इट्स सब्सिडरीज and accordingly these transactions are not given accounting recognition. कोई बात नहीं। Would these constitute related party transactions? Yes, surely yes, because you are making this payment on behalf of subsidiary. Whether you are asking some money or not asking some money is irrelevant. Would these constitute related party transaction requiring disclosure under AS 18 in the standalone financial statement of A Limited? The answer is yes. पहला बात, subsidiary is a related party. दूसरा बात, any expense incurred on behalf of subsidiary is a related party transaction, whether you charge any money or not. तीसरा बात, if there is a related party transaction, it must be disclosed. आइए ICI का आंसर पढ़ते हैं।
उन्होंने लिखा दीज ट्रांजैक्शंस रिक्वायर डिस्क्लोजर। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन दिया, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्राइस इज चार्ज्ड और नॉट। सेम बात जो हमने लिखा। एंड देयरफॉर दिस विल कॉन्स्टिट्यूट ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग ए डिस्क्लोजर। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रीवियस वाला कितना नंबर था बच्चों? 16 नंबर था। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन कहां? ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2025 मानसी लिमिटेड सोल्ड अ प्लांट फॉर 852,800। द WDV और कैरिंग अमाउंट इज 1,80,000। तो 852,800 माइनस 1,80,000 इज 672,800 प्रॉफिट। सेल में ये प्रॉफिट हुआ है। The sale was a part of a package under which Akash Limited leased the asset to Mansi for 8-year terms. बेच करके वापस से लीज पे ले लिए, सेल एंड लीज बैक, 8 साल का लीज। अब ये फिनांस लीज अगर हुआ बच्चों, सेल एंड लीज बैक रिजल्टिंग इनटू फिनांस लीज, तो याद होगा A17 बोलता है इस प्रॉफिट को पीएल में डालने नहीं देंगे, हौले हौले पीएल में डालना, डेफर्ड इनकम में डाल के धीरे धीरे पीएल में डालना है। खाली चेक करो ये फिनांस लीज है कि नहीं। आगे लिखता है कि द इकोनॉमिक लाइफ इज 8 years एंड द लीज पीरियड इज ऑल्सो 8 years। तो फिनांस लीज होने का पूरा पूरा आइडिया फॉर्म हो रहा है। अगर लीज पीरियड इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, इट्स अ फिनांस लीज का कंडीशन। बाकी पीवी से चेक कर लेंगे। मिनिमम लीज पेमेंट इज 1,60,000 एंड इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 10%। तो 10% का हम 8 साल का पीवी फैक्टर निकाल लेते हैं। रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 GT 5.334926। ये एन्युटी फैक्टर है 10% के हिसाब से 8 साल का। तो मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू अगर असेट के फेयर वैल्यू का 90% के अराउंड भी हो जाता है तो आप फिनांस लीज बोल दीजिएगा। वैसे पहला कंडीशन तो फिनांस लीज का फुलफिल हो ही गया था जब लीज पीरियड वाज कंसीडर्ड एज मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, जो कि 100% ही था, 8 साल 8 साल। मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1,60,000 से, मेरा आंसर आता 8,53,588। 853,588 तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है असेट के फेयर वैल्यू से भी ज्यादा है। कम होने से भी चलता, 90% होने से भी चलता, ये तो ज्यादा है उससे। तो हम पूरा पैसा लीज रेंट से रिकवर कर ले रहे हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ और एक बार 1.1 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 GT 5.335 इंटू 1,60,000 853,600। परफेक्ट। तो ये फिनांस लीज है। तो पहले तो आप जज करोगे कि सेल हुआ है, सेल में ये प्रॉफिट हुआ है, निकाल लेना। फिर बोलना द लीज इज ए फिनांस लीज बिकॉज द लीज पीरियड इज मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज 853, फेयर वैल्यू इज 852 ओनली। तो इट इज कवरिंग 90%, इवन इट इज कवरिंग मोर देन 100%, तो इट इज फिनांस लीज। तो सर करना क्या है? कुछ नहीं करना बेटा, इस प्रॉफिट को पीएल में नहीं डालना, 670,800 को डेफर्ड इनकम में डाल देना है। तो पहला ट्रीटमेंट इज 670,800। एक मिनट, पहला ट्रीटमेंट इज 670,800 इज अ डेफर्ड इनकम, जो 8 साल में धीरे धीरे करके पीएल में जाएगा। 670,800 डिवाइडेड बाई 8, 84,100 करके पीएल में जाएगा। ये हुआ पहला स्टोरी। फिर आप नॉर्मल लीज का अकाउंटिंग करोगे, आपको
लीज्ड असेट अकाउंट, वो जो ROU असेट जिसको बोलते हो आप लोग, असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा PV निकाल करके, और फिर डेप्रीसिएशन मारना पड़ेगा। तो एक बार मैं मान लेता हूं कि 850 to 800 पे असेट रिकॉर्ड हो रहा है, बिकॉज असेट विल बी रिकॉर्डेड एट द लोअर अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP मेरा 853 आया था और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट 852 है, तो मैं असेट को 852 पे लिख रहा हूं। तो अगर 852 पे हम लोग लिखते हैं तो 850 800 डिवाइडेड बाई 8 का डिप्रीसिएशन होगा, 1,06,600 का डिप्रीसिएशन होगा। तो 1,06,600 का डिप्रीसिएशन लिखना है, 84,100 का लीज डेफर्ड इनकम को धीरे धीरे PL में डालना है। तो नेट में अगर बात करो ना, तो डेबिट साइड में दोनों को नेट कर दें, तो अलग अलग दिखाएंगे वैसे, नेट करें तो 22,500 का नेट इंपैक्ट आएगा। क्वेश्चन क्या मांगा है पहले पढ़ते हैं, सिमिलर क्वेश्चन बुक में सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन क्या मांगा है पढ़ते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। क्वेश्चन मांगा है द कैलकुलेट द नेट इफेक्ट इन द P&L। तो ये रहा नेट इफेक्ट इन द P&L, कहां गया रे, ये रहा। डेप्रीसिएशन इज 106,600, ये डेप्रीसिएशन था, 850 to 800 डिवाइडेड बाई 8, और 84,100 वाज डेफर्ड इनकम क्रेडिटेड टू P&L। डेफर्ड इनकम ये डेबिट आइटम है, ये क्रेडिट आइटम है। नेट इंपैक्ट डेबिट में 22,500 आएगा। आइए ICI का आंसर देखते हैं, ये रहा आंसर। करेंट ईयर PL में कुछ नहीं लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट 853,600 आया, जो कि फेयर वैल्यू से भी ज्यादा है, तो ये फिनांस लीज हो गया, हम लोगों ने बात कर लिया था। तो जो प्रॉफिट हुआ था सेल पर 670 to 800, उसको डेफर्ड इनकम डालेंगे और डेप्रीसिएशन की तरह धीरे धीरे अमोटाइज करेंगे। डेप्रीसिएशन का अमाउंट 8,52,800 डिवाइडेड बाई 6, 1,06,600 PL में डालेंगे और 84,100 डेफर्ड इनकम का क्रेडिट में डालेंगे। नेट इफेक्ट इज 22,500। परफेक्ट सम, अच्छे से इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा है, बट वो ऐसे पैराग्राफ में लिख दिया, आप पार्ट करके लिख देना जैसा मैंने बोला, दैट विल बी बेटर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वुड कंप्लीटली वेस्टेड ऑप्शंस टू परचेज द शेयर्स ऑफ ए कंपनी बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक EPS? नो। बेसिक EPS में आने के लिए शेयर इश्यू होना जरूरी है। ऑप्शन वेस्ट हो गया है, तुमने कंडीशन फुलफिल कर लिया है, कंपनी तुमको शेयर अलॉट करेगी जब तुम पैसा दोगे, तुमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा वेस्टेड ऑप्शन को। जब तुम एक्सरसाइज कर लोगे, कंपनी शेयर अलॉट कर देगी इंप्लॉई को, तब वो बेसिक EPS में आएगा। तो पहला का आंसर है नो। 2, BC Limited has formulated a scheme of employee stock option to its employees. Good. During the year ended इतना, BC Limited has granted option for 36,000 शेयर. Good. Out of which 15,000 are already wasted. कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 वेस्टेड हो गया और 21 अनवेस्टेड है। However, no options have been exercised. Perfect. Would such 15,000 options which are wasted will be included in computation of basic EPS? Answer is no. सेम चीज एग्जाम्पल करके बताया, अगेन अपना आंसर है नो। ये लिखा 15,000 शेयर्स वेस्टेड वुड नॉट बी इंक्लूडेड। फिर नीचे लिखा ज्ञान उसका कि बेसिक EPS निकालने के लिए इक्विटी शेयर्स जो लेना पड़ता है वो इक्विटी शेयर होना चाहिए, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, जिसको हम लोग इशूड बोलते हैं। फिर उन्होंने लिखा वेस्टिंग शेयर्स को हम लोग आउटस्टैंडिंग शेयर नहीं बोल सकते, ऑप्शन ही बोलना पड़ता है, इसलिए हम लोग उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, ये 15,000 शेयर और वो 21,000 शेयर डाइल्यूटेड EPS के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाएगा बाय कंप्यूटिंग फ्री नंबर ऑफ शेयर्स। वो भी इन्होंने नीचे लिखा, however entire 36,000 shares should be considered for inclusion in the computation of diluted EPS. Fantastic.
2 क्वेश्चन और बचा, आइए करते हैं। प्रोविजंस को लेके समय AS 29 मैं पढ़ता हूं। Sahars Limited is engaged in manufacturing of electric home appliances. Company is finalizing the accounts. Needs your expert advice. March 25. Company has its plants in 3 different locations. It has to shut down its plants due to internal reasons. The said plant site is under rental agreement till 31/3/26. The rent per month is 80,000 rupees. If the company cancels the agreement, it has to pay penal amount equal to 6 month rent. तो 4,80,000 आपको पे करना पड़ेगा even if you cancel, that's penalty. The company has also an option to sublet the site at 45,000 per month. मतलब 80,000 आप पे कर दो और 45,000 रुपया आप रिसीव कर लो, तो लॉस यहां पर भी होगा। लिस्ट लॉस का अकाउंटिंग करना पड़ता है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस इन नेचर। तो ये हुआ पेनल्टी देंगे अगर हम कैंसिल करके एग्रीमेंट को फाड़ दिए तो, और अगर हम चलाए एग्रीमेंट को तो 45,000 मिलेगा और 80,000 देना पड़ेगा, तो 35,000 का लॉस होगा इंटू 12, 4,20,000 का लॉस होगा। तो लीस्ट लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ता है। दिस इज द लीस्ट लॉस। अपना एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि द रेंट हैज बिकम एन ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन 4,80,000, लॉस ड्यू टू कंटिन्यूएशन 4,20,000, प्रोवाइडेड 4,20,000। आइए आंसर शीट देखते हैं। ये रहा आंसर शीट। 480, 420, 420 इज टू बी प्रोवाइडेड। काम खत्म। आगे सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। A case has been filed against the company in the consumer court. Notice for levy a penalty of 20 lakh. Company has appointed a lawyer for a fee of 2 lakh. 50% is paid, 50% will be paid later. There are 75% chances that penalty may not be levied. May not be लिखा है, माने खाली 25% चांस है कि पैसा लगेगा। तो जब तक मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स नहीं होता हम लोग प्रोविजन नहीं बनाते। तो इसका आंसर नो प्रोविजन शुड बी मेड, ओनली कंटिंजेंट लाइबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड। हालांकि जो लॉयर का फीस है उसका प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर। इन्होंने लिखा कि मोर देन 50% वर्ड को मोर लाइकली देन नॉट करके लिखा। लाइबिलिटी को डिफाइन करके लिखा कि 75% चांस है कि पेनल्टी नहीं लगेगा, सो शुड नॉट मेक ए प्रोविजन, जो मैंने नो बोला। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जो इन्होंने नहीं लिखा वो मैं आपको बोल दिया। हाउएवर ए प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द लॉयर्स फीस, जो 50% बचा हुआ उसका फीस, उसका लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वी डिस्कस दैट परफेक्टली। आइए आखिरी क्वेश्चन 19 नंबर का थर्ड पार्ट। The company had committed to supply consignment worth 1 crore to one of its dealers by the year end. Good. As per the contract, if the delivery is not made on time, compensation of 50% of the value is to be paid. Okay. While the consignment is on transit, one of the truck carrying goods worth 30 lakh met with an accident and it was however covered by insurance. According to the surveyor's report, the policy amount is collectible subject to 10% deduction. Before closing the books, the company has received the information that policy has been processed and the dealer has claimed for compensation. तो easy है। 30 लाख रुपया का मेरा लॉस है, 27 लाख रुपया 10% मेरे को मिल जाएगा, 3 लाख का हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे। ये मेरा लॉस इन ट्रांजिट का कहानी है कि 3 लाख ऑफ लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। जर्नल एंट्री वाइज अगर बात करोगे तो हम ऐसा एंट्री लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल अकाउंट डेबिट 27, PL अकाउंट डेबिट 3, टू इन्वेंट्री 30। लेकिन हाँ, उसको जो हम माल नहीं पहुंचा पाएंगे
उसका जो 15% हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा, 30 लाख का 15%, 4.5 लाख का जो कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो मेरे को प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स डन डील। यहां पे आप ये भी बोल सकते हो सर प्रोविजन पूरा 1 करोड़ पे बनना चाहिए, बिकॉज 1 करोड़ का माल नहीं पहुंचा पाए अगर, तो 1 करोड़ पे भी प्रोविजन लग सकता है ना। माने 1 करोड़, क्योंकि लिखा था कंपनी इज कमिटेड टू सप्लाई वर्थ 1 करोड़ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इफ डिलीवरी इज नॉट मेड ऑन टाइम 15% पेनल्टी देना पड़ेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो 70 लाख का तो डिलीवरी दे दिए थे, 30 लाख का डिलीवरी नहीं दे पाए तो उसका पेनल्टी लगेगा। और ये भी बोल सकते हो सर ऐसा भी तो इन्फरेंस हो सकता है कि 1 करोड़ का माल नहीं पहुंचा पाए तो 1 करोड़ पे पेनल्टी लगेगा। तो दोनों बात लिख दो। इफ वी अज्यूम दैट नॉन डिलीवरी इज 30 लाख, 4.5 लाख विल बी दी पेनल्टी प्रोविजन। ऑल्टरनेटिवली वी कैन बिलीव दैट पूरा 1 करोड़ पे 15% लगेगा। आओ आंसर देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है। 30 लाख, 27 लाख, 3 लाख के बारे में लिख दिया, और फिर यहां पे लिखा ये प्रोविजन बनाना पड़ेगा 4.5 लाख का। फिर नीचे लिखा ऑल्टरनेटिवली 15% कैन बी कंप्यूटेड ऑन पूरा 1 करोड़ रुपया विच इज 15 लाख। तो हम लोग भी वही डिस्कस किए। सो इट्स फाइन, द वे वी आर थिंकिंग इट्स ओके। आप लोगों का टिल 19 नंबर सम तक का रिवीजन हो गया। नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे। रोज लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ द मेरीगोल्ड। शेयर कैपिटल 25 लाख, रिजर्व्स 5 लाख, दैट इज 30 लाख। 30 लाख का 80%, 24 लाख मेरा, 6 लाख रुपया माइनॉरिटी का। फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स। लॉस 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 प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट मांगा है। हाँ, तो ये लॉस को माइनॉरिटी इंटरेस्ट से माइनस करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नेगेटिव जाने नहीं देंगे। जब प्रॉफिट आएगा तो पूरा प्रॉफिट मेजॉरिटी को दे देंगे जब तक माइनॉरिटी वाले हिस्से का लॉस रिकवर नहीं हो जाए। तो आओ यहां पे निकालते हैं। ओपनिंग में 6 लाख का लॉस है, 6 लाख का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है फर्स्ट डे। फिर 15 लाख का 20% मिला 3 लाख। तो अब हुआ 3 लाख का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर 20 लाख का 15 लाख का 20, हाँ ठीक ही तो है। फिर 20 लाख का 20% 4 लाख मिला तो 3 लाख दिए। नील इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर 4 लाख का 20% हम लोगों को मिलेगा 80,000 रुपीज। 80,000 में हम लोग 1 लाख रुपीज नहीं लिखे थे, बिकॉज 4 लाख का हिस्सा था, हम 3 लाख ही लिखे थे। तो ये 80,000 हम लोग लिखेंगे नहीं, तो नील विल बी दी, प्लस करेंगे नील, तो नील विल बी दी क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और लास्ट में 5 लाख का 20% 1 लाख मिलेगा। 1 लाख में 20,000 पहले उससे एडजस्ट हो जाएगा जो हम लोग का छूट गया था। 80,000 हम लोग ले लेंगे। तो क्लोजिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 80,000 रुपीज। इसको अगर टेबल में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ओपनिंग, प्रॉफिट लॉस, क्लोजिंग। तो ओपनिंग था 6 लाख, लॉस मिला 3 लाख, क्लोजिंग हुआ 3 लाख। 3 लाख, लॉस मिला 3 लाख, क्लोजिंग हुआ नील। और यहां पे 1 लाख का लॉस अनरिकॉर्डेड है। माइनॉरिटी को 4 लाख का लॉस मिला था 20 लाख में, 1 लाख अनरिकॉर्डेड है। फिर नील प्रॉफिट मिला, ऑल्दो उनका प्रॉफिट का हिस्सा आया था 4 लाख का 20% 80,000, पर नील मिला नील। अभी भी 20,000 रिकवर करना बाकी है, पूरा मेजॉरिटी को दे दिए नील। अब माइनॉरिटी का प्रॉफिट था 5 लाख का 20% 1 लाख, 1 लाख में 20,000 होल्डिंग ले लिया, 80,000 उसको दिए तो 80,000। तो आंसर है 3 लाख नील नील 80,000। आओ इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। वो ऐसे फ्लैट करके बनाया, ये रहा 3 लाख, ये रहा नील, ये रहा नील, ये रहा 80,000। आप टेबल करके बनाना, इस तरह का जो मैंने बनाया ना, ये वाला इस तरह का बना देना। ऐसे ही करके हम सॉल्यूशन करवाएं आपको एक क्लासरूम में। सो विद दिस पूरा आरटीपी का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट होता है। सितंबर 2026 के आरटीपी में कोई भी बड़ा सम कंसोलिडेशन का, अमलगमेशन का, ब्रांचेस का नहीं था। सो दैट वे बहुत वर्थ इट आरटीपी नहीं था, बट स्टिल रिवीजन था, तो हमने रिवीजन कंप्लीट कर दिया। ओके
अब एक दो तो बात आपको बताना है कि जो बच्चे एग्जाम में फेल हुए हैं और दोबारा जिनको पेपर लिखना है, सितंबर में आप लोग पेपर लिखोगे। देखो, सीए में आईसीआई के एग्जाम में अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो इसका दो ही रीजन है। बहुत बड़ा कर दे तो 3 रीजन होता है। रीजन नंबर 1, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है। अंडर प्रिपेयर्ड का मतलब होता है आईसीएआई का मटेरियल का एक एक क्वेश्चन तुमने नहीं बनाया जो तुमको बनाना चाहिए, एक एक। एमटीपी कम से कम 4 साल, आरटीपी कम से कम 4 साल का तुमको बनाना चाहिए जो तुमने नहीं बनाया। अगर तुमने ये काम नहीं किया, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। 2, टाइम मैनेजमेंट। हर क्वेश्चन जब आप लिखते हो, पहला क्वेश्चन जब आप लिखना चालू करते हो, तो आपका जो स्पीड होना चाहिए, आखिरी क्वेश्चन में भी आपका स्पीड वही होना चाहिए। अगर आपका स्पीड वैसा नहीं है तो आप प्रॉब्लम में हो, टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कैसे पास करोगे? तीसरा, क्वेश्चन मैनेजमेंट या पेपर मैनेजमेंट। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है और आपको लगता है हम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लेंगे, लाइक हमको फिगर भी याद है, वो पहले बनना चाहिए ताकि आपका मार्क्स स्कोर होता चला जाए। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट और लेंथी है वो बाद के लिए रहना चाहिए। ये भी आप ठीक से नहीं करते हो। एंड द लास्ट वन इज नॉट द लास्ट वन, फोर्थ वन इज इमोशन का मैनेजमेंट। इमोशन का मैनेजमेंट का मतलब होता है एग्जाम है, मैं ये नहीं बोलता आप प्रिपेयर कम करो, मेहनत कम करो, लेकिन जान लेके नहीं चला जाएगा। फेल हो जाओगे तो आपकी जान नहीं चली जाएगी, जिंदगी रहेगी। तो सर बोलना क्या चाहते हो आप? मतलब ये कि ये नहीं हुआ मेरा, वो नहीं हुआ मेरा, ये नहीं पढ़ पाए हम, वो नहीं पढ़ पाए, उसके चलते एकदम घबरा जाना, हार्ट बीट को एकदम ऊपर कर लेना, सब कुछ परेशान हो जाना, दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। आपको मेहनत तो अपना करना पड़ेगा ना जी, और आपने मेहनत किया है तो फिर कॉन्फिडेंट रहिए, होगा ठीक से एग्जाम, डोंट वरी, डोंट वरी। एंड द लास्ट वन आई ऑलवेज कॉल स्लीप मैनेजमेंट। रात को सोइए अच्छे से, सुबह जब अच्छा नींद से उठोगे ना तो आप पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे। और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ो, आप अपना मेहनत करो, भगवान एकदम अच्छा करेगा, अच्छे से आप लोग पास करोगे। डोंट वरी, मे गॉड ब्लेस यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर स्टडीज। और जो मैंने बोला, आईसीआई का पूरा मैथ, मिनिमम 4 साल का एमटीपी, मिनिमम 4 साल का आरटीपी, इसको कंप्लीट करना है। और एमटीपी का तो घर में बैठ करके जैसे एग्जाम दिया जाता है 3 घंटा में कंप्लीट करने का, वो करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होगा जब घर में बैठ करके आप पेपर लिखोगे। ओके, बाकी कोई तरह का प्रॉब्लम हो, डू टॉक टू मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। माई फोन नंबर इज देयर, ये मेरा फोन नंबर है, आपको कभी भी बात करना है प्लीज टॉक टू मी। कोई तरह का कॉन्फिडेंस का इश्यू हो, पेपर कंप्लीट करने का इश्यू हो, कोई भी तरह का बातचीत हो, प्लीज टॉक टू मी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।